दोस्तों आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये वक्त होता है सन 1944 का। चारों तरफ युद्ध चल रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और इसी वक्त में हैंक नाम के एक अमेरिकन पायलट का प्लेन क्रैश होता है। वो साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड पे जाके गिरता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक और प्लेन क्रैश हो रहा है जो कि जापान के एक पायलट का होता है। अब क्योंकि जापान और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है इसीलिए दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी पहाड़ी की चोटी पर दो बड़े बड़े हाथ आते हैं और ये हाथ होते हैं बहुत बड़े कॉन्ग के। फिर यहाँ से कहानी जाते हैं सीधा सन 1973 में, जहाँ पर बिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मुनार्क है वो उसका हेड है। वो सेनेटर के पास जाता है और उसे एक आइलैंड का मैप दिखाता है और बिल कहता है कि इस आइलैंड के बारे में दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता, सिर्फ पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है और इस आइलैंड को स्कल आइलैंड कहा जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर ने इस आइलैंड को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले शिप और प्लेन दोबारा किसी को नहीं दिखता और ये जगह बरमुंडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। सन 1954 में जब इस जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे तो वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं थे बल्कि वो किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे और अगर इस जगह को हम खोज कर जाए तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सेनेटर इसकी इजाजत नहीं देता। दरअसल इसको फंड की जरूरत है। लेकिन जब सेनेटर को बताया जाता है कि 3 दिन बाद रशिया का एक सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा और उसके बाद जो तस्वीर हमारे पास है वो रशिया के पास भी होगी और ये सुनकर सेनेटर इसकी इजाजत दे देता है। फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी टीम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ती है और इनके साथ जेम्स कॉनार्ड भी होता है जो वियतनाम वॉर लड़ चुका है और इस पूरी यात्रा में जेम्स उन्हें गाइड करेगा और ये सब के सब पानी के एक बहुत बड़े शिप से उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से आगे जाना है लेकिन आगे बहुत बड़ा एक तूफान होता है इसलिए आगे कोई भी जाना नहीं चाहता, लेकिन बिल कहता है कि ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर बिल की बात सब मान जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर से वो तूफान के अंदर एंटर हो जाते हैं जहाँ पर बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और जब ये उस तूफान को पार करते हैं तो ये स्कल आइलैंड पहुँच जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर यहाँ पे पहुँच जाने के बाद वो लोग इस आइलैंड पर सिस्मिक बॉम्ब गिराते हैं, लेकिन सिस्मिक बॉम्ब किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होता बल्कि इससे धरती में कंपन पैदा होती है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि धरती के नीचे क्या है और ये अपनी मॉनिटर में देखते हैं कि धरती नीचे से खोखली है, यानी कि धरती के नीचे बहुत सारा खनिज पदार्थ है। ये पूरे आइलैंड पर इसी तरह बॉम्ब गिरा रहे होते हैं और तभी हेलीकॉप्टर से एक बहुत बड़ा पेड़ आकर टकराता है जिससे वो क्रैश हो जाता है और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट ऐप खड़ा है और ये जायंट ऐप इतना बड़ा होता है कि ये हेलीकॉप्टर इनके सामने खिलौना जैसे लगते हैं और ये सब उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जिससे वो जायंट ऐप गुस्से से भर जाता है और एक एक करके लगभग उनके सभी हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। फिर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में जितने लोग भी बचते हैं वो 2 टीम में बच जाते हैं। एक टीम को लीड करता है जेम्स और दूसरी टीम को बिल जिसने यहाँ पर आने का प्लान बनाया था और उसके साथ कर्नल भी होता है जो अपने आदमियों को खोने के लिए बहुत दुखी होता है और वो बिल को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ सच बताओ। बिल बताता है कि मैं 30 साल पहले ल्यूटन नाम के एक शिप पर था जो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसमें 1000 लोग थे और वो पूरे शिप में मैं सिर्फ एक ही बचा था। सबको बताया गया कि वो शिप डूब गया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शिप डूबा नहीं था बल्कि उसे एक मॉन्स्टर ने डुबाया था। मैं 30 सालों तक लोगों को ये बताता रहा लेकिन कभी किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और उनके साथियों को दिखाया जाता है और जब ये पानी के पास पहुंचते हैं तो पानी से एक बहुत बड़ा ईवी बाहर निकलता है जिसे देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। तभी जेम्स कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा और जब वो गोली नहीं चलाते तो वो ईवी वहां से चुपचाप चला जाता है और जब ये आगे पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ खंडर होते हैं और अगले ही पल में वहां के कुछ आदिवासी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये भी उनके ऊपर गन टांग देते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते कि उन्हें क्या करना है यहाँ पर हैंक आ जाता है। हैंक वही यूएस सोल्जर है जिसका प्लेन आज से 28 साल और 11 महीने पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था और वो उन्हें समझाता है कि ये कबीले वाले उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे और उसके बाद हैंक इन्हें कबीले वालों के गाँव ले जाता है जहाँ पर एक बहुत पुराना शिप भी होता है और हैंक कहता है कि मेरे आने से 10 साल पहले ये शिप यहाँ पे आया था
और जब ये अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जाइंट ऐप जिसने इनके ऊपर हमला किया था उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं। और इस आइलैंड पर जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरह से खामोश होते हैं क्योंकि इन सब का हमेशा के लिए मौन व्रत होता है। यहाँ पर हैंग ऐप के बारे में बताता है कि जिस ऐप ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसका नाम कॉन्ग है और वो यहाँ का राजा है। वो यहाँ पर सबकी सुरक्षा करता है। जब मेरा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था तो एक जापानीज प्लेन भी यहाँ पर क्रैश हुआ था और उसका पायलट मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसे जीव है जो छिपकलियों की तरह दिखते हैं, उन्हें मैं स्कल क्रॉलर कहता हूँ। वो मेरे जापानीज दोस्त को खा गए और इन सभी छिपकलियों में एक छिपकली इतनी बड़ी है जो कॉन्ग के पूरे परिवार पूरी जाति को खा गई। अब कॉन्ग अपनी जाति का आखिरी बचा हुआ है। कहा जाता है कि कॉन्ग अगर मर गया तो विशाल स्क्रॉलर अब बाहर आ जाएगी और यहाँ इस आइलैंड पर पूरे जीव को खत्म कर देगी। और ये लोग हैंक को पूछते हैं कि कॉन्ग ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। फिर हैंक उन्हें बताता है कि ये आइलैंड कॉन्ग का घर है और अगर तुम किसी के घर पे बॉम्ब ब्लास्ट करोगे तो वो तुमसे ऐसे ही पेश आएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बैकेट, बिल और उसके लोग जंगलों से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है। ये उन मकड़ी को खत्म कर देते हैं। वहीं पर उनका एक साथी होता है जो दोनों टीमों से अलग हो चुका है जिसका नाम चैपमैन है। और जब वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है तो देखता है कि सामने से कॉन्ग आ रहा है, लेकिन कॉन्ग उसे नहीं देखता। और जब कॉन्ग पानी पी रहा होता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस हमला कर देता है। फिर कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मारकर खा जाता है और उस जगह से निकल जाता है। उसके बाद चैपमैन एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन ये पेड़ नहीं होता, एक बहुत बड़ा क्रीचर होता है और वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके सामने स्कल क्रॉलर आ चुका होता है और ये स्कल क्रॉलर चैपमैन को खत्म कर देता है। वहीं कबीले में दिखाया जाता है जो सभी लोग बोट को रिपेयर कर रहे हैं। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम मेसन है और वो फोटोग्राफर होती है। और जब वो कबीले की बॉर्डर पर लकड़ी की बनाई गई एक बॉर्डर की दूसरी तरफ जाती है तो वो देखती है कि उनका हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े जंगली भैंसे के ऊपर पड़ा है जो अभी भी जिंदा होता है। और वो हेलीकॉप्टर को हटाकर उस भैंसे की मदद करना चाहती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और कॉन्ग अपनी दोनों उंगलियों से हेलीकॉप्टर को उठा लेता है और मेसन कॉन्ग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कॉन्ग उसके ऊपर हमला नहीं करता, बस उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और इस जगह से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सब के सब बोट से आइलैंड के दूसरे छोर की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में इनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। ये दूसरी टीम जिसका लीडर अब कर्नल है वो उनको बताते हैं कि हम बहुत जल्द तुम तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर उड़ने वाले बहुत खतरनाक पक्षी हमला कर देते हैं जो उनके एक साथी को उड़ाकर ले जाते हैं, उनको मार देते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो दूसरी टीम से मिल जाते हैं और यहाँ से अब उन्हें उस तरफ जाना है जहाँ पर इनका सीप है। पर कर्नल कहता है कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है क्योंकि वहाँ पर मेरा एक सिपाही जिसका नाम चैपमैन है जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दरअसल कर्नल पैकेट को नहीं पता होता कि चैपमैन मारा जा चुका है और हैंक यहाँ पर सबको चेतावनी देता है कि हमें वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर स्कल क्रॉलर है। लेकिन कर्नल उसको कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, साथ ही उन लोगों को ढूंढना जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उनकी बात माननी पड़ती है और उसके बाद सब के सब वेस्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पर सभी एक कंकालों की घाटी तक पहुँचते हैं। हैंकमैन इन सबको बताता है कि ये जो कंकाल है वो डायनासोर्स के और कॉन्ग की फैमिली के है और जब ये घाटी से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनके ऊपर स्कल क्रॉलर जिसने चैपमैन को मारा था वो उनके ऊपर हमला कर देता है। साथ ही यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी जो उनके साथी को उड़ाकर ले गए थे वो भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये सारे पक्षियों को मार देते हैं, साथ ही स्कल क्रॉलर को भी। उसके बाद हैंक इन्हें कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यह स्कल क्रॉलर का इलाका है। लेकिन कर्नल यहाँ पे अपने साथी के बिना नहीं जाना चाहता। तभी जेम्स उन्हें चैपमैन का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये स्कल क्रॉलर के अंदर से निकला था, यानी कि वो मारा जा चुका है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कर्नल कहता है कि मैं उनके हेलीकॉप्टर तक जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हथियार है जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं। और ये सुनकर हैंक हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं और वो इस आइलैंड की रक्षा करता है। जेम्स कहता है कि वैसे भी चैपमैन को कॉन्ग ने नहीं मारा, उसे स्कल क्रॉलर ने मारा था। और उसके बाद कर्नल पैकेट अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर कुछ आगे जाने के बाद उन्हें वो सारा का सारा असला वो हेलीकॉप्टर में मिल जाता है। फिर उसके बाद जेम्स और बाकी सिविलियन वो बोट की तरफ जाते हैं। जेम्स और मेसन बाकी लोगों को पीछे छोड़कर एक पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो देख सके कि उनका शिप कहाँ पर है। लेकिन जब तक ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं वहाँ पर रात हो जाती है और अगले ही पल वहाँ पर कॉन्ग आता है। ये उसे देखकर डर जाते हैं पर जल्दी ही ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।
मेसन जो पहले ही कॉन्ग से मिल चुकी है वो उन्हें हाथ लगाती है, जिससे इन्हें एहसास होता है कि कॉन्ग एक शांति प्रिय जानवर है। तभी जंगल में एक ब्लास्ट होता है जो कर्नल और उनके साथियों ने किया होता है। दरअसल इन्होंने कॉन्ग के लिए एक ट्रैप बिछाया होता है और कॉन्ग उस जगह पर पहुंचता है तो वो उनके ट्रैप में फंस जाता है और कॉन्ग बुरी तरह से जल जाता है। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब ये लोग बॉम्ब से कॉन्ग को उड़ाना चाहते हैं, पर इससे पहले कि ये लोग ऐसा करते यहाँ पर जेम्स, मेसन और हैंक आ जाते हैं, जो कर्नल पैकेट को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उसे बॉम्ब ब्लास्ट करने से मना कर देते हैं। कर्नल पैकेट अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें खत्म कर दो, लेकिन अब उनके जो सोल्जर्स है वो भी उनके खिलाफ हो चुके होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कॉन्ग उसका दुश्मन नहीं है बल्कि इनका दुश्मन स्कल क्रॉलर है। और तभी पानी के अंदर से एक स्कल क्रॉलर बाहर निकलता है और इससे पहले कि वो इन सबको खत्म करता, कॉन्ग होश में आ जाता है और उससे पहले कि कर्नल पैकेट बॉम्ब को ब्लास्ट करता, कॉन्ग उसे अपने हाथों के नीचे दबा देता है और उसके बाद वहाँ पर कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच में एक घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है और बाकी के लोग अपनी बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और जब ये सब के सब अपनी बोट की तरफ जा रहे होते हैं, स्कल क्रॉलर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि स्कल क्रॉलर इन लोगों को मारता, कॉन्ग स्कल क्रॉलर पे हमला कर देता है और फिर से एक बार कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच में घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है। वहीं पर मेसन पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाती है और वहां से फ्लेयर गन को चला देती है ताकि शिप में जो भी लोग हैं उन्हें वो सिग्नल मिल जाए। और वहीं पर कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच में कॉन्ग जंजीरों में फंस जाता है और इससे पहले कि वो कॉन्ग को मारता, इंसानों स्कल क्रॉलर के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिससे स्कल क्रॉलर का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है और वो उनकी बोट को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और तभी कॉन्ग भी अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लेता है। दरअसल ये बहुत पुराने शिप की जंजीरें होती है जिसमें उसका एक ब्लेड भी होता है और कॉन्ग उस ब्लेड से स्कल क्रॉलर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और यहाँ पे पहाड़ी की चोटी पर जो मेसन होती है वो भी पानी में गिर जाती है और उससे पहले कि उसकी जान जाती, कॉन्ग उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन स्कल क्रॉलर अभी भी जिंदा होता है और वो उन्हीं हाथ को अपने मुंह में डाल देता है जिस हाथ में मेसन है, लेकिन कॉन्ग उसकी जबान को बाहर निकाल देता है जिससे वो मारा जाता है। और उसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी के किनारे रखता है जहाँ पर जेम्स उसके पास आता है। मेसन अभी भी जिंदा होती है और वो दोनों कॉन्ग को जाते हुए देखते हैं। फिर उसके बाद ये सभी लोग अपने घर यूएस लौट आते हैं जहाँ पर हैंक को दिखाया जाता है जो सन 1944 में युद्ध के लिए गया था और आज 30 सालों के बाद वो अपने घर पे आया है और वहाँ पर अपने बेटे जो कि 30 साल का हो चुका है उसे और अपनी पत्नी से मिलकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें जेम्स और मेसन को दिखाया जाता है जिसे एक सीक्रेट रूम में रोक रखा होता है और तभी वहाँ पर ब्रूक और सेलरी आते हैं जो कि इन लोगों के साथ आइलैंड पर थे और वो उन्हें बताते हैं कि कॉन्ग ही अकेला वो किंग नहीं है बल्कि यहाँ पर कुछ और भी है। और ये लोग उन्हें गॉडजिला और गिदोरो की लड़ाई की पेंटिंग दिखाते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है, जो ऐसे जीवों को जो धरती पर इंसानों के लिए खतरा है, जो किसी भी तरह इंसानों से इसे दूर रखना या फिर उन्हें खत्म करना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तब तक आप हमारे दूसरे वीडियो को देख ले, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।